Hello students, very good morning to all. This video lecture is about fish migration. This is for BSc third year student and it is from the paper 1. Fish migration topic includes the definition of fish migration, different types of migration, then causes of migration, significance of migration and some important facts about the migration. सो माइग्रेशन को अगर हम डिफाइन करें तो माइग्रेशन जो है इट इज़ अ टू वे मूवमेंट। ठीक है, हम किसी जगह पे जा रहे हैं और वापस लौट के आ रहे हैं, दिस इज द माइग्रेशन। ठीक है, तो इमाइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी आउटवर्ड जर्नी एंड इनवर्ड जर्नी, दोनों जर्नी को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं माइग्रेशन। The migration of fishes is defined as a class of movement which involve a long journey to a definite area for some purposes and implies the migrants to return to the region from which they have migrated. The purpose of journey is breeding and feeding. Migratory behavior of the fishes is a regular phenomenon. ठीक है, तो माइग्रेशन जो है ये आपका किसी स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से होता है, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नीड जो कि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए या अपनी स्पीशीज को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होती है। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए माइग्रेशन होता है। तो कुछ स्पीशीज़ होती हैं फिशेस में, कुछ स्पीशीज़ होती हैं बर्ड्स में, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पीरियोडिक मूवमेंट शो करते हैं किसी अपनी पर्टिकुलर नीड के लिए। फीडिंग हो सकती है वो रिक्वायरमेंट, ब्रीडिंग हो सकती है रिक्वायरमेंट, या कोई भी इनका फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो हो सकता है, या इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एनिमल्स जो है एक पीरियडिक मूवमेंट शो करते हैं। एनिमल्स विद इन देयर हैबिटाट मूव करते हैं या हैबिटाट में चेंजेस आते हैं। लाइक हम यहाँ पे फिश माइग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो फिशेज जो होती हैं उनका बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो ब्रीडिंग एंड फीडिंग, ये दो रहता है। तो ब्रीडिंग एंड फीडिंग के लिए जो माइग्रेशन होता है वो विद इन हैबिटाट भी हो सकता है। लाइक फ्रेश वाटर फिश है तो वो फ्रेश वाटर में ही मूव कर सकती हैं, डिफरेंट बॉडीज ऑफ द फ्रेश वाटर। इसके अलावा डिफरेंट हैबिटाट में हो सकता है। फ्रेश वाटर फिशेज जो होती हैं दे कैन माइग्रेट टुवर्ड्स द ओशंस, मैराइन वाटर, और वाइस वर्सा, इसका अपोजिट भी हो सकता है। लेकिन वापस अपनी जगह पे आना, दैट कंप्लीट्स द माइग्रेशन वर्ड। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू बी रिमेंबर। ये बात हमें याद रखनी है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ जाना ही नहीं है, जाके वापस आना माइग्रेशन को डिफाइन करता है। तो फॉलोइंग फिशेज जो होती हैं ये आपके माइग्रेटरी फिशेज के नाम से जाने जाती हैं। लैम्प्रेज में आप पेट्रोमाइजन को देखते हैं, हिल्सा हैरिंग्स में आप साल्मन देखते हैं, स्टर्जियन, एसिपेंस, टूना एंड मैकरल्स में जाती है। ईल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइग्रेशन। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फिशेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड, एलिमेंट्री और फीडिंग माइग्रेशन। एलिमेंट्री एंड फीडिंग माइग्रेशन में हम बात करेंगे पर्पस फॉर द फीडिंग। ठीक है, तो फीडिंग से रिलेटेड किस तरह से होता है, फीडिंग ग्राउंड जो है उसमें चेंजेस आता है। लाइक किसी भी तरह का कोई भी ड्रॉट कंडीशन है या एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो एक फिश रेस्ट्रिक्टेड होती है, या हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड होती है अपनी फीडिंग हैबिट को लेके। अगर वो पर्टिकुलर हैबिट फीडिंग जो मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है तो फिश जो है वो दूसरे अपने एरिया में जाती है। The migration for the search of feeding grounds, it occurs when the food resources get exhausted. Like Bombay duck harpedon, this is the movement from spawning or overwintering ground to the feeding ground. ठीक है, तो एक जो नॉर्मल आप ऐसे कह सकते हैं कि फीडिंग एक स्पेशली फीडिंग के लिए भी हो सकता है, या फीडिंग के साथ साथ जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उनसे एसोसिएटेड भी हो सकता है। लाइक जैसे कि ब्रीडिंग के लिए दूसरे ग्राउंड में जाना होता है तो वहाँ पे भी आप फीडिंग जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस देखते हैं, क्योंकि जिस एरिया से फिश आई है, लाइक आप फ्रेश वाटर टू मेराइन की बात करते हैं कि कोई फिश जो है वो फ्रेश वाटर से मेराइन हैबिटेट में माइग्रेट कर रही है, तो वहाँ पे क्या है आपका फीडिंग हैबिट भी टोटली चेंज हो गई। जो आपको फ्रेश वाटर में जो फूड मटेरियल अवेलेबल था वो आपको मेराइन में अवेलेबल नहीं है। तो फीडिंग एक एसोसिएटेड भी हो सकती है और स्पेशली फीडिंग के लिए भी हो सकता है।
It is a passive feeding migration of the eggs and embryo for spawning to feeding ground. ओके ये मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया. एक्टिव फीडिंग माइग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय द मेरी मैराइन फिशेज लाइक कॉड. हॉरिजॉन्टल फीडिंग माइग्रेशन ऑफ द कॉड कंप्राइज रेगुलर जर्नी गोइंग फ्रॉम फूड गैदरिंग ग्राउंड टू अनदर. तो हॉरिजॉन्टल मतलब एक जगह जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आपको फूड मटेरियल अवेलेबल है वहाँ से वो फिश अपना फूड मटेरियल लेती है और वापस से फिर अपनी जगह पे वापस आती है. और ये पीरियोडिक भी हो सकता है, डेली मूवमेंट भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में फीड जो है वो एग्जॉस्ट हो गया तो उस वजह से भी हो सकता है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द गैमेटिक और स्पॉनिंग माइग्रेशन. ये दो आपके फैक्टर रहते हैं जो कि मोस्टली कंट्रीब्यूट करते हैं माइग्रेशन के लिए. Gametic or spawning migration of a fishes for the purpose of reproduction, which enable the species for better survival and proper development of eggs. This is the migration is related to the life cycle. Spawning migration is an adaptation for ensuring the most favorable condition for the development of eggs and larva. तो अब इसमें क्या हम देखते हैं कि जो भी गैमेटिक माइग्रेशन है यानी स्पॉनिंग माइग्रेशन है वो आपकी लाइफ को बचाने के लिए ज़रूरी होती है, अपनी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होती है. लाइक जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फ़िश रह रही होती है वहाँ पे हो सकता है उसके एग्स के लिए एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं है, उसकी कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वाटर की वो उसके एग्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है. देन फिश हैव टू बी ट्रेवल. वो उस हैबिटाट में जाएगी जहाँ पे उसके एग के डेवलपमेंट के लिए या एग लेइंग के लिए या स्पॉनिंग इन सब प्रोसेस के लिए ज़रूरी है. ठीक है, तो फिश जो होती है फिर उस एरिया में माइग्रेट करती है. क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. माइग्रेशन टेक्स प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ रीचिंग ए पर्टिकुलर रीजन टू सिक्योर बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस. लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल नहीं है. अगर एक फिश जो है वो एक देखिए हर एक एनिमल की लिविंग रहने के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है. उस ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज के बाहर उसके लिए सर्वाइबिलिटी जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो जाती है, वो नहीं सर्वाइव कर सकती है. तो वो लिमिट अगर क्रॉस हो रही है, उस लिमिट में अगर वो इन्वायरमेंटल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसके लिए भी फिश को माइग्रेट करना होता है और अपने पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में उसको जाना होता है. जैसे कि सॉल्ट फिशेस होती हैं जो कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर में समटाइम्स माइग्रेट टू द नॉर्थ इन स्प्रिंग एंड ऑटम टू कोल्ड वाटर फॉर द सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. एंड सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ये मोस्टली सीजनल कंडीशंस में होती हैं. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सीजन में आप उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रहे हो तो फिश क्या करती हैं, ये अपने आप को दूसरे एनवायरनमेंट में ले जाती हैं. ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज के लिए जो है बेसिकली क्या होता है कि ये फिशेस कैसे होती हैं, कोल्ड एक्टोथर्म्स होती हैं ये, है ना. तो इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट नहीं होता है. सॉरी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये सेट करते हैं. ठीक है, एंडोथर्म्स क्या करते हैं एज लाइक जैसे कि हम लोग हैं एंडोथर्म्स, हम अपनी बॉडी की टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. हमारे बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होते हैं, हम अपने आप के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं. लेकिन इनमें इस तरह से नहीं होता. अगर बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट हो गया है तो इनका बॉडी टेम्परेचर अलाउड नहीं करता उस लेवल तक जाने के लिए, तो इसलिए भी इनमें माइग्रेशन का प्रोसेस होता है. ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस अगेन इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन अगर फिशेज में एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में वो माइग्रेट करें, लाइक मैराइन से फिश में फ्रेश वाटर में जा रही है या फ्रेश वाटर से मैराइन में जा रही है, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है ऑस्मोलेटरी जो सराउंडिंग वाटर की है वो चेंज हो जाती है एज कम्पेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट. जो भी हमारा सेल सेप है उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑस्मोलेटरी अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैच नहीं करती है तो क्या होता है ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस या ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है. इसलिए भी अगर कोई भी ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस से रिलेटेड है तो भी फिश को माइग्रेट करना होता है. जनरल माइग्रेशन इट इज़ द लार्वल माइग्रेशन फ्रॉम द स्पॉनिंग ग्राउंड टू द फीडिंग हैबिट ऑफ देयर पेरेंट्स. तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको ईल में देखने को मिलता है कि एडल्ट्स जो होते हैं वो स्पॉनिंग के लिए बेसिकली वहाँ पे स्पॉनिंग के लिए होता है. तो ब्रीडिंग के लिए ये अपना एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आती हैं. एक्चुअली ईल्स आर द कैटोड्रोमस, ये मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी. तो वहाँ पे जो इनके फिंगरलिंग्स होते हैं, जो इनके लार्वाज होते हैं, वो उनमें माइग्रेशन प्रेजेंट होता है टू द फीडिंग हैबिट ऑफ देयर पेरेंट्स. उनकी अपनी जो उनके पेरेंट्स की फीडिंग हैबिट है उसको एक्वायर करने के लिए दे हैव टू माइग्रेट टू देयर पेरेंट्स बैकग्राउंड. वो अपने जहाँ पे उनके पेरेंट्स बड़े होते हैं वो वहीं पे वापस जाते हैं क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिट जो है वो उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग है. तो ये
जहाँ पे इनका बने हैं ये, मतलब जो इनका माइग्रेशन होता है वो पेरेंट्स माइग्रेट होकर के चले जाते हैं, माइग्रेशन के बाद वो फिर वापस से नहीं आ पाते, लेकिन इनके जो फिंगर लिंक्स हैं वो वापस अपने पेरेंट्स के जो बेड जो इनका एनवायरनमेंट होता है वो वहीं पे आते हैं। सो दिस इज अ जुवेनाइल माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ फिशेज ड्यूरिंग द माइग्रेशन, किस किस टाइप की मूवमेंट्स हो सकती हैं? ड्रिफ्टिंग मूवमेंट हो सकती हैं, वाटर करंट के साथ कर सकते हैं, लाइक दिस इज अ पैसिव टाइप ऑफ मूवमेंट। डिस्पर्शल मूवमेंट हो सकती है, इसमें रैंडम लोकोमोटिव मूवमेंट होती है, फिशेज जो कि यूनिफॉर्म हैबिटाट में डाइवर्सली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्विमिंग मूवमेंट होती है, इट इज एन ओरिएंटेड मूवमेंट ऑफ द फिशेज आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, स्विमिंग मतलब आप अपने सोर्स ऑफ स्टिमुलस की तरफ जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। डिनेटेंट एंड कॉन्ट्रेंटेंट मूवमेंट, इसमें क्या होता है कि डिनेटेंट मूवमेंट जो होती है वाटर करंट के साथ होती हैं, जबकि कॉन्ट्रेंट मूवमेंट जो थी अगेंस्ट वाटर करंट होती है, बट दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव मूवमेंट। इसमें ड्रिफ्टिंग नहीं है, आप अपनी विल से मूवमेंट कर रहे हो, या तो आप वाटर करंट के साथ मूव कर रहे हो या उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हो। कॉजेज जो होते हैं उसको हम बहुत सारे फैक्टर्स में होते हैं, जिसको हम बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड्स वाटर, रेनफॉल, क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर डेप्थ, प्रेशर, लाइट इंटेंसिटी, फोटो पीरियड, टर्बिडिटी, टाइड एंड करंट। ऑल दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स जो कि फिश माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। केमिकल फैक्टर्स में आते हैं आपके पीएच ऑफ वाटर, सैलिनिटी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, type of dissolved organic and inorganic substance, and taste of water. And biological factors includes food, attainment of sexual maturity, endocrine behavior, competitor and predator. All these are the factors that are actually causes the migration. फिश के माइग्रेशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल जो है उन फैक्टर्स को हमने इन 3 पोर्शंस में कैटेगराइज किया है। नाउ टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इसमें हम माइग्रेशन अपने हैबिटाट के नेचर से रिलेटेड किस तरह से होता है उसको देखा हुआ है। तो डायड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन होती है, उसमें हम कहते हैं कि एनाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन, कैटाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन एंड एम्फीड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन। तो डायड्रोमस में आप क्या करते हो, 2 हैबिटाट की बात कर रहे हो, 2 हैबिटाट में आप फ्रेश वाटर से मेराइन की तरफ जा रहे हो या मेराइन से आप फ्रेश वाटर की तरफ जा रहे हो, ये डिपेंड करता है। पोटेड्रोमेट्रोपस जो होती है ये सिंगल हैबिटाट से रिलेटेड होती है, फ्रेश वाटर से रिलेटेड होता है। ओशियनोड्रोमस में ओशियन यानी मेराइन से रिलेटेड होता है। लैटिट्यूडनल माइग्रेशंस एंड वर्टिकल माइग्रेशंस। इट इज द माइग्रेशन ऑफ फिश बिटवीन द सी एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, तो डायडोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन जो होती है इसमें सी एंड फ्रेश वाटर के बीच में होता है। तो मोस्ट ऑफ द फिशेज आर रेस्ट्रिक्टेड टू आइदर फ्रेश वाटर और सी वाटर। The changes in the habitat may causes the osmotic imbalance in those fishes. However, some fishes regularly migrate between the sea and fresh water and have perfect osmotic balance. They are true migratory fishes. ठीक है, तो इसमें डायड्रोमस में आप क्या करते हो कि मेराइन से फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर से मेराइन की बात कर रहे होते हैं, और इसमें बहुत सारे से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, लाइक ऑस्मोटिक इम्बैलेंस सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जैसे ही आप फ्रेश वाटर से आते हो तो फ्रेश वाटर में क्या है, आपका जो सेल की सैलिनिटी होती है वो एज कम्पेयर टू सराउंडिंग वाटर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वाटर का जो है एग्जॉस्ट ऑस्मोसिस ना हो इसके लिए बॉडी अडेप्टेड रहती है। लेकिन जैसे ही मेराइन में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, सेल सेप जो होता है उसमें सेल सेप की सैलिनिटी जो है या ऑस्मोलिटी जो है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग वाटर कम होती है, तो वाटर का एग्जॉस्मोसिस ना हो इसके लिए बॉडी किस तरह से अपने आप को अडेप्ट रखेगी, ये तो दोनों ही प्रोसेस में बॉडी क्या है अपने आप को मैनेज करके चलती है। हाउ सम फिशेज रेगुलरली माइग्रेट बिटवीन द सी एंड फ्रेश वाटर एंड हैव परफेक्ट ऑस्मोटिक बैलेंस। तो माइग्रेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, एनाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन एंड एम्फीड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन जो है इसमें हम बात करते हैं फ्रेश सी से फ्रेश वाटर की तरफ। ठीक है, तो सी से जब हम फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं तो ये बेसिकली स्पॉनिंग के लिए होता है। फिशेस स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लिविंग एंड फीडिंग इन द सी। तो बेस जो नॉर्मल इनका जो लाइफ होता है वो कहाँ पे निकलता है, सी में निकलता है। जस्ट फॉर स्पॉनिंग ये फ्रेश वाटर की तरफ जाती है, क्योंकि इनके जो एग का डेवलपमेंट है या एग लेंग है या जो भी रीज़न है वो मेराइन एनवायरनमेंट में नहीं हो सकता। तो इसमें आपके सैल्मन, हिल्स एंड लैम्प्रेज आ जाती हैं। सैल्मन माइग्रेट टू ब्रीडिंग ड्यूरिंग द विंटर फ्रॉम द सी टू रिवर, व्हाइल माइग्रेटिंग सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, तो अब ये आपका कब होता है, विंटर में होता है। तो
जब भी माइग्रेशन होता है तो क्या होता है, फीडिंग जो होती है नॉर्मली ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए ये एक माइग्रेशन में फीडिंग का स्टॉप होना एक आप बर्ड्स में भी इसी तरह का प्रोसेस देखते हैं, फिशेज में भी इसी तरह का प्रोसेस देखते हैं कि जब इनको माइग्रेट करके लंबी दूरी तय करनी होती है तो ये क्या करते हैं, अपनी फीडिंग को स्टॉप कर देते हैं और बहुत सारा जो फूड मटेरियल होता है वो फैट के रूप में अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं। और जब भी अपनी फीडिंग अपनी जब माइग्रेशन कर रहे होते हैं उस वक्त जो भी फैट इनकी बॉडी में एक्यूमुलेटेड होता है उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से जो एनर्जी निकलती है उसको ये यूटिलाइज करते हैं। कलर इनका चेंज हो जाता है, फ्रॉम सिल्वर टू डेल रेडिश ब्राउन हो जाता है। गोनाड्स जो होते हैं मैच्योर होते हैं, क्योंकि जैसे ही इनके गोनाड्स मैच्योर, अच्छा दिस इज अ साइन, दिस इज अ स्टिमुलस फॉर द माइग्रेशन। जैसे इनके गोनाड्स का मैच्योरेशन होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे आर ना, अब ये अपने आप को एक्टिव बनाते हैं माइग्रेशन के लिए। जैसे इनके गोनाड्स मैच्योर हुए हैं, हार्मोन्स का रिलीज होना शुरू हुआ, तो ये अपनी बॉडी में फैट को एक्यूमुलेट करते हैं और फिर माइग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। कलर इनका चेंज होता है। बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं इनके माइग्रेशन से रिलेटेड। दूसरी बात हम ऑस्मोलिटी की करते हैं। फ्रेश सी से ये फ्रेश वाटर में जा रहे हैं। सी में क्या था, इनके जो एनवायरनमेंट था बाहर का वो कैसा था, हाइपरटोनिक था। सेल का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। तो वाटर का मूवमेंट कैसे रहेगा, water always flows from their higher concentration to lower concentration। तो water की movement का सेल स्टेप में जाता है तो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। यानी जब ये सी में थे तो कैसा होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता था। तो एक्सोऑस्मोसिस को रोकने के लिए इनकी बॉडी में एडेप्टेशंस थे। नाउ दे आर कमिंग टू द फ्रेश वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। तो अगेन जितने भी जो चेंजेस थे जो कि इनके एक्सोऑस्मोसिस को रोक रहे थे, अब उसके अगेंस्ट जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं। They select suitable spawning ground and make a saucer-like nest in which female lays egg and male release smelt over them. Juvenile larvae hatched out from the eggs and known as alien, they transform into par and metamorphosis। ठीक है, तो सारा इनका कहाँ हुआ, फ्रेश वाटर में। जब फिंगरलिंग्स बड़ी हो जाती हैं, फ्राई एंड फिंगरलिंग्स जब भी बड़े हो जाते हैं तो वो अगेन वापस कहाँ पे आएंगे, सी में आएंगे, क्योंकि इनके पेरेंट जो इनकी फीडिंग हैबिट है वो इनके पेरेंट की जैसी होती है और फीडिंग हैबिट जो है वो इनकी कहाँ पे होती है, फिर वापस से सी में होती है। तो दिस इज अबाउट द एनाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन। कैटाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन जो होता है इसमें आप उल्टा देखते हैं इसका, जस्ट इट इज टूवर्ड्स द सी, फ्रॉम द फ्रेश वाटर टूवर्ड्स द सी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका यूरोपियन ईल होता है या अमेरिकन ईल में देखते हैं। इसमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट लार्ज नंबर ऑफ फैट इन द बॉडी विच सर्व एज अ रिजर्व फूड ड्यूरिंग द जर्नी। कलर चेंजेस हो जाते हैं इनके, फ्रॉम येलो टू मेटेलिक सिल्वर ग्रे कलर आ जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, श्रिंक हो जाता है स्टॉक फीडिंग की वजह से। इसके अलावा आईज गेट एनलार्ज एंड विजन जो होता है वो शार्पर हो जाता है, क्योंकि ये कहाँ पे जा रहे हैं, टूवर्ड्स सी जा रहे हैं। सी में क्या मेराइन होता है, डेप्थ में जा रहे होते हैं, इसकी वजह से इनका विजन जो है वो बदल जाता है। अदर सेंसरी ऑर्गन्स बिकम सेंसिटिव। स्किन सर्व्स एज a respiratory organ। Gonads get mature and enlarged. They lay eggs and suitable spawning gonads are fertilized by the male. After spawning they die. The larvae hatch out and develop into the young yin and finally return to the river। देखिए बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है कि जब इनके पेरेंट्स जहाँ इनको माइग्रेट होना था, जहाँ जो इनका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है दैट इज़ द सी, फ्रेश वाटर से ये सी में आते हैं। तो माइग्रेशन सी में अपना ये कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इनका स्पॉनिंग होती है। स्पॉनिंग के बाद इनके पेरेंट्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। इसके बाद इनके जो फ्राई एंड फिंगरलिंग्स होते हैं ये वापस से आपके रिवर की तरफ जाते हैं। और किस तरह से जाते हैं, इनको इनका वे कैसे पता चलता है, एग्जैक्ट अपने उसी पेरेंट जो बेडरॉक होता है वहाँ पे ये जाती हैं। सो दिस इज अ ट्रिमेंडस टाइप ऑफ बिहेवियर, दिस इज अ रेगुलर बिहेवियर। ओके, एम्फीट्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन जो होता है इसमें भी क्या होता है, फ्रेश वाटर एंड सी की तरफ ही माइग्रेशन होता है, बट लेकिन कारण जो है वो इनका ब्रीडिंग के अलावा कुछ होता है। फीडिंग के पर्पस हो सकता है या क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, वट लेकिन आपके ब्रीडिंग से कुछ अलग होता है। तो मेराइन एम्फीट्रोमस अकर इन द फ्लैट हेड मुलेट्स में प्रेजेंट होता है विच spawns in the Indian Sea during autumn and early winters and whose young stage spend a short period in the brackish water and fresh water. They are able to survive in pond with salinity 87%. After spending in the fresh and brackish water, they return to the marine water. तो एम्फीड्रोमस टाइप में भी हम कहेंगे टू वे होता है, दोनों हैबिटेट के बीच में होता है, लेकिन चेंज जो रीजन है वो
एक्सेप्ट आपके ब्रीडिंग के अलावा कोई भी रीज़न हो सकता है। पोटोट्रॉमस टॉपिस टाइप ऑफ माइग्रेशन जो है ये आपके फ्रेश वाटर में ही होता है, लाइक कार्प्स एंड कैट फिशेज में होता है। ओशिनोडर्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन जो होता है ये आपका सिर्फ सी बॉडीज जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइक टूना एंड क्लूपिया। इसके बाद होता है आपका लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो क्लाइमेटिक माइग्रेशन में आ जाते हैं ये स्वॉर्ड फिशेज में होता है। स्वॉर्ड फिशेज माइग्रेट नॉर्थ इन स्प्रिंग एंड साउथ इन ऑटम, सीजन वाइज हुआ और नॉर्थ टू साउथ हुआ। वर्टिकल माइग्रेशन में आप बात करते हो डेली माइग्रेशन की, एक वाटर बॉडी जिसमें भी वो प्रेजेंट है तो अप डाउन, अभी बॉटम पे है फिर सरफेस पे, तो ये डेली का प्रोसेस होता है, डेली माइग्रेशन से ये रिलेटेड होता है। और so it is a daily migration of the fishes from deep to the surface and performed by the many marine and freshwater fishes and is related to the light, such as food, protection and also for the spawning. तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो इनकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, तो दे वो अप एंड डाउन। मैकरल्स राइज इनटू द सरफेस वाटर व्हेन देयर इज अ रिच डेवलपमेंट ऑफ प्लैंकटन, ठीक है। तो जैसे सनलाइट आती है, ठीक है, दिन में क्या हुआ, आपके प्लैंकटन्स ग्रो कर रहे हैं, जो डीप लेयर फिशेस थी वो कहाँ चलेंगी, सरफेस पे चलेंगी, एंड दे ईट ऑन प्लैंकटन एंड गो टू द डीप लेयर्स आफ्टर फीडिंग। जैसे फीडिंग कंप्लीट हुआ वापस से नीचे की तरफ आई। The salt fishes which normally lives in the surface of water move downward to the great depth to feed deep water like scallopids. Many pelagic larvae of the marine fishes perform diurnal vertical feeding migrations. तो basically जो daily requirement से related है, like जो डेप्थ में रह रही होती हैं फिशेस, उनको क्या है, आपके बहुत ज़्यादा डार्कनेस होने की वजह से फीड अवेलेबल नहीं होता, तो जैसे सनलाइट आती है ये अपर लेयर में चली जाती है। कुछ अपर लेयर की फिशेज होती हैं, उनका जो फीड होता है वो बॉटम में प्रेजेंट होता है, तो वो नीचे की तरफ आती है। Many deep water fishes of the order Scallopin forms rise to spawn in their upper layers. Their eggs develop and often their larvae live feeding on the phytoplanktons. Among freshwater fishes, the clearest example of vertical spawning migration is that of the lake Balika. Yeah, this is not required. स्पॉनिंग माइग्रेशन, इसमें आप बेसिकली बात करते हैं स्पॉनिंग की। एक्चुअली वी हैव टॉक, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। नाउ ओवर विंटरिंग माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन माइग्रेशन होता है, ये आपके एक्चुअली रिलेटेड होता है कि yes, overwintering and hibernation in the fishes is a part of their life cycle. It is characterized by the reduced activity. Hibernation and estivation आपने सुना है, आपने पढ़ा है। तो हाइबरनेशन जो होती है इसमें विंटर से रिलेटेड होता है। तो जब विंटर आती है, विंटर में मोस्टली क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी जो है इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को एक पॉज कंडीशन में चले जाते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो नहीं करनी होती है। तो इसके लिए भी इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैट वगैरह ये अपनी बॉडी में डिपॉजिट करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें कंज्यूम करते हैं, और उस रिजर्व फूड मटेरियल से ही अपना पूरा डॉर्मेंट स्टेज को निकालते हैं। Lack of food, poor oxygen conditions, lower temperature, drought. Overwintering do not occur in all fishes. Overwintering migration is a movement away from the feeding to wintering ground. ठीक है, तो जो भी feeding grounds है वहाँ से कहाँ चले जाते हैं ये, जहाँ पे इनको suitable climatic conditions available होती हैं। It occurs only on those fishes which have a wintering ground. In the wintering ground, fishes is in a state of relative inactivity, reduced metabolic rate. ये हमने अभी भी डिस्कस किया। It requires protection and against predator which are common in feeding ground. ठीक है, तो overwintering migration is performed by the marine fishes like flatfishes and freshwater fishes like grass carp. तो आप यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि फीडिंग ग्राउंड से दूर ये कहाँ चले जाते हैं, ओवरविंटरिंग ग्राउंड पर। इसके अलावा फिर स्पॉनिंग माइग्रेशन के लिए स्पॉनिंग ग्राउंड में ये आते हैं। तो इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में जो है माइग्रेशंस रन करते हैं। नाउ शोरवर्ड माइग्रेशन जो है ये आपके रिलेटेड होता है फ्रॉम द वाटर टू लैंड। ठीक है, तो वाटर टू लैंड अगर जा रही है कोई भी फिशेज तो वो ऑब्वियसली टेम्परेरी माइग्रेशन होता है। इसमें ईल जो होती है वो एक जैसे कि लाइक आपके पॉन्ड से वो मैराइन की तरफ जा रही है, एक वाटर हैबिटेट से दूसरे वाटर हैबिटेट की तरफ जा रही है, और बीच में कुछ आपके लैंड कवर हो रही है, तो उस लैंड को कवर करते हुए जाती है। मॉइस्ट होनी चाहिए। अच्छा, लैंड की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए, वो मॉइस्ट होनी चाहिए। ठीक है, मॉइस्ट ग्रासेस होनी चाहिए। इस समय ये अपनी स्किन से रेस्पायर करती है, और अदर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, उनसे इनमें रेस्पिरेशन होता है।
Like common eel travel from one pond to another through the moist meadowgrass. The mud skipper Periopathalamus make temporary migration to land by mean of modified pectoral fins. Climbing perch बहुत अच्छा example है. Anabas migrate from water to land and even climb the trees to the height of several feet by mean of strong spines on their pelvic fins and gill cover. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनका पूरा ये वाटर बॉडी से बाहर की तरफ है, और वाटर बॉडी से बाहर जो माइग्रेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज शोरवर्ड माइग्रेशन. नाउ यूरोपियन ईल माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट, आपको कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे तो जनरली माइग्रेशन पे ही पूछा जाता है, लेकिन ईल का माइग्रेशन स्पेसिफिकली पूछा जाता है क्योंकि उस पर काफ़ी रिसर्च हुई है. तो दिस इज अ टाइप ऑफ कैटाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन. इसके लाइफ हिस्ट्री में हम बात करें तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ कॉमन रिवर ईल ऑफ द यूरोपियन ईल एंड अमेरिकन ईल विल रिप्रेजेंट ए क्लियर आइडिया अबाउट द कैटाड्रोमस माइग्रेशन. The common river eel or European eel are found along the shore of Europe, ठीक है, एंड इनलैंड वाटर ऑफ कंट्रीज नियर द शोर ऑफ यूरोप. ये यूरोप की में कहीं पे आपको प्रेजेंट होती हैं. सम ऑफ विच इनहेबिट द आइसलैंड एंड मेडिटेरियन कंट्रीज, ब्लैक सी एंड रेड सी, ये वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ये कहाँ पे आती है, आपके बरमुडा जो आपका एरिया है सी का, अटलांटिक, पूरा अटलांटिक चैनल क्रॉस करके ये वहाँ पे आती है. इसकी लाइफ हिस्ट्री में हमने देखा था कि ऑर्डिनरी येलो ईल जो होती हैं रिप्रेजेंट द ग्रोइंग एंड फीडिंग फॉर्म इन द रिवर. ठीक है, तो जो आपके फ्रेश वाटर हैबिटाट में इनका कलर कैसा है, येलो है. या येलो से कैसी हो जाती है ये सिल्वरी ईल, जैसे ही गोनाड्स मैच्योर हुए, हार्मोन्स रिलीज हुए, इनका कलर येलो से सिल्वर हो जाता है और इनमें माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है. माइग्रेशन ब्रीडिंग फेज, इसी के साथ में इनमें क्या होता है, फैट अक्यूमुलेट होने जाता है. पिलेजिक लार्वल फेज, इसके बाद में पिलेजिक लार्वल फेज आती है. एंड देन ये लार्वल फेज जो होती हैं इनमें यंग ईल में डेवलप होती है, एलिवर में डेवलप होती है, और ये वापस से कहाँ आती हैं, अपने फ्रेश वाटर की तरफ आती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द माइग्रेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने टाइप की माइग्रेशन होती है, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन. सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, हम पूरा अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि माइग्रेशन जो होता है वो सुटेबल फीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए किया जाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर इसके लिए होता है, सर्वाइव फ्रॉम द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहाँ पे आपकी बॉडी बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकती है, आप वहाँ से दूर चले जाते हैं. इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इनमें क्रिएट होती है. देखिए, आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो आप में अडेप्टेशन की पावर इंक्रीज होती है. यू कैन हम अपने आप को बेटर अडेप्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में. एंड अडेप्टेशन जो होते हैं वो हमेशा हम जेनेटिक लेवल पर बात करते हैं, यानी जीन्स में जो होते हैं आप चेंजेस लेके आते हैं, जीन्स में एनवायरमेंट की वजह से चेंजेस आते हैं, तो इट इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी. इट इज़ एन अडेप्टेशनल कैरेक्टर फॉर द सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस. ऑब्वियसली हम ये जितनी भी माइग्रेशन प्रोसेस में है वो अपनी सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए होता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत फ्रिक्वेंटली इसको पूछा जाता है. सो आई होप आपको सब इसके बारे में क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.